मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी MCO 3 की यूनिट 9 मेजर्स ऑफ वेरिएशन एंड स्क्यूनेस। तो चलते हैं अपने चैप्टर पर। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारी रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इन 5 टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलते अपनी वीडियो के ऊपर। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा वेरिएशन होता क्या है। अगर हम वेरिएशन की बात करें, आपके पास 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट 3 सी। तो इन सभी के मार्क्स आपको दे रखे हैं। जो ए स्टूडेंट है उसके हर सब्जेक्ट में 50 मार्क्स आए हैं। अगर इसका हम टोटल देखते हैं तो टोटल कितने बनते हैं इसके 250 मार्क्स। उसकी जो मीन आती है वो कितना आता है इसका 50। मतलब हम देखते हैं इसका जो मीन आया उसके हर डाटा को एक्यूरेट रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम 20 स्टूडेंट की बात करते हैं तो एक में उसे 50 आए हैं, 70 आए हैं, 40 आए हैं, फिर 40, 50। इसके भी टोटल कितने हुए आपके 250 मार्क्स और इसका एवरेज कितना आया 50 मार्क्स। लेकिन अगर 50 की बात करें तो इसके हर डाटा को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। कोई डाटा तो इसका 70 है, कोई 40 है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इनका जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है। और इसके अंदर क्या था, इस पहले डाटा के अंदर कोई भी वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि जितने इसके मार्क्स थे इसके एवरेज भी एग्जैक्ट हमें वही मिला था। और अगर हम सी के अंदर बात करें तो एक सब्जेक्ट में इसको 10 मार्क्स मिले हैं, फिर इसको 100 मिले हैं, 80, 30, 30। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा। हाईएस्ट, मीडियम और नो वेरिएशन। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो डाटा आता है, जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी हम कैलकुलेट करते हैं, चाहे मीन का यूज़ करें, मोड का यूज़ करें, चाहे मीडियम का यूज़ करें, तो हम देखते हैं हमारे पास जो भी सेंट्रल टेंडेंसी हमने कैलकुलेट करी थी वो हमारे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही, उसमें कितनी वेरिएशन है एग्जैक्ट डाटा में और हमारे जो भी हमने सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट किया है। तो वही होती है आपकी वेरिएशन। मतलब वो डाटा हमारी जो भी हमने कैलकुलेशन करी है उससे कितना अलग है, कितना दूर है। अब वेरिएशन के अंदर इसको कैलकुलेट करने के 4 मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। पहला मेथड है रेंज का, दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड आपका मीन डेविएशन एंड आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेंज के बारे में कि रेंज होता क्या है। तो रेंज इज़ द सिंपलेस्ट मेजर्स ऑफ वेरिएशन। इट इज़ डिफाइंड सिंपली एज द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट वैल्यू एंड द लोवेस्ट वैल्यू। मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, आपका रेंज कहलाता है। अब चाहे आपका डाटा ग्रुप डाटा हो, चाहे आपका डाटा अनग्रुप डाटा हो, दोनों के अंदर यही सेम फॉर्मूला यूज़ किया जाता है रेंज को कैलकुलेट करने के लिए। तो रेंज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। डाटा आपका किसी भी फॉर्म में हो, आप इसी सीक्वेंस को, इसी डाटा को, इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे उसकी रेंज को कैलकुलेट करने के लिए। अगर हम बात करते हैं कि हमें कोफिशिएंट निकालना हो अपनी रेंज का, मतलब रेंज का कोफिशिएंट कैसे निकलता है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज इसका फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, जो कि आपका फॉर्मूला किसका था, रेंज को कैलकुलेट करने का। और नीचे क्या करते हैं, हम उसी डाटा को आपस में प्लस कर देते हैं, मतलब हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू, और इन दोनों को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो हमारी क्या निकल आती है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, हमारे सामने क्या दे रखा है, कोई ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, एजेंसी ए, एजेंसी बी और एजेंसी सी। इन सभी के फेयर्स दे रखे हैं और इन्होंने क्या रखा है, हमें क्या क्या निकालना है, हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमने किस तरह कैलकुलेट करी रेंज के लिए। रेंज में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू। तो ए के अंदर हाईएस्ट वैल्यू क्या है, आप देख रहे हैं ए के अंदर हाईएस्ट वैल्यू है 500 और लोवेस्ट वैल्यू क्या है 300। तो हाईएस्ट के अंदर हमने देखा 500 माइनस 300 इक्वल टू 200। किसकी रेंज आ गई आपकी, ए एजेंसी की रेंज आ गई। इसी तरह हम बी की बात करेंगे तो बी के अंदर हाईएस्ट वैल्यू क्या है, बी के अंदर सारी वैल्यूज ही सेम है, तो बी की रेंज जो होगी आपकी 0 आ जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट भी आपका 400 है और आपका लोवेस्ट भी 400 है। और सी क्या है आपका, सी के अंदर आपकी हाईएस्ट वैल्यू है
600 और लोवेस्ट वैल्यू है आपकी 200। तो 600 माइनस 200 इक्वल टू 400। तो ये तो आपकी रेंज आ गई। अब रेंज में आपने एक और कॉन्सेप्ट देखा कि आपकी जो रेंज है वो ज़ीरो भी हो सकती है, जैसे आपकी एजेंसी बी की है। क्योंकि अगर आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, मीन, मीडियन, मोड, कुछ भी आपका ज़ीरो कभी नहीं आता। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज आपकी ज़ीरो भी आ सकती है। अब इसके अंदर हम बात करें कि इनके कॉफिशिएंट को किस तरह कैलकुलेट करेंगे अब, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा था, सिर्फ रेंज। अब कॉफिशिएंट में क्या था, कॉफिशिएंट में था हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। तो अगर हम ए की बात करें तो ए का हाईएस्ट कितना था, 500 था हाईएस्ट, और लोवेस्ट कितना था, -300। 500 प्लस 300, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, 500 में से अगर 300 को माइनस करते हैं हमारे पास आता है 200, और नीचे ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 800। इससे इसे काटेंगे, कट के आ जाएगा ये 0.25, या फिर इसे आप 1/4 भी कह सकते हैं। तो ये हमारा है कॉफिशिएंट ऑफ ए का। इसी तरह आपके पास सी के कॉफिशिएंट दे रखा है कि सी का कॉफिशिएंट को किस तरह कैलकुलेट किया गया है। तो सी में हाईएस्ट क्या थी, 600 माइनस 200। तो यहाँ पर कितना आया, 600 माइनस 200, 400। और 600 में अगर 200 को हम ऐड करते हैं तो 800। 0 से 2 कैंसिल करेंगे तो 1/2 कह सकते हैं इसे, या फिर कह सकते हैं आप 0.5। तो ये इसका क्या आया, कॉफिशिएंट आ गया हमारा रेंज का। तो ये था इस तरह तरीका किस तरह आप रेंज को कैलकुलेट करते हैं या कॉफिशिएंट ऑफ रेंज को कैलकुलेट करते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि हमें किस तरह रेंज को कैलकुलेट करना होता है, रेंज के कॉफिशिएंट को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो हम देखेंगे कि क्वार्टाइल डेविएशन को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1/2। ये तो आपके क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है। और अगर हम बात करते हैं इसके कॉफिशिएंट का, तो कॉफिशिएंट क्या होता है हमारे पास, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। अब सबसे पहली बात आती है हमारे सामने कि Q1 और Q3 ये कहाँ से आते हैं, हम इनको किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो इनको देखते हैं कि इनको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो एग्जांपल पर आपको ये टेबल दे रखी है, आपके एग्जाम में दी जाएगी कि इस तरह की कुछ टेबल आपको दी जाएगी, आपके उसके अंदर आपकी एक्स दिए जाएंगे और आपकी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। तो सबसे पहला आपका वर्क क्या होगा कि उस टेबल की हेल्प से आपको अपनी CF कैलकुलेट करनी है। तो CF कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपकी फ्रीक्वेंसी की सेम वैल्यू आप सामने पुटअप कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को उसके अंदर ऐड करते जाते हैं। जैसे 18 में आपने 14 को ऐड करा तो आपका 32 आया, 32 के अंदर आपने 21 को ऐड किया तो आपका 53 आया, 53 के अंदर जब आप 15 को ऐड करोगे तो आपका 68 आएगा। इसी तरह आप अपनी CF को कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह Q1 को निकाला जाता है। Q1 होता है L1 प्लस में N/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में I। अब इसके अंदर हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो हमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की, उनको यहाँ लिख लेते हैं। हमें I की रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट है N/4 की, सॉरी यहाँ पर N/4 आएगा। और हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें CF की रिक्वायरमेंट है, हमें L की रिक्वायरमेंट और हमें F की रिक्वायरमेंट है। इन सभी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है अपने इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या, N/4 कितना है हमारे पास। तो अगर N की बात करें, हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स हमारे पास 108 है। 108 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 27। तो N/4 हमारे पास आ गया 27। अब 27 हमें देखना होता है कि सबसे पहले किस फ्रीक्वेंसी के अंदर आ रहा है। 18 के अंदर आपका 27 आएगा, नहीं आएगा। 32 के अंदर आपका 27 आएगा, यस आपका 32 के अंदर 27 आएगा। जिसको हम पहले मार्क करते हैं। तो इसके जो अपर वैल्यू होती है 18, इसको हम क्या कैलकुलेट करते हैं, क्या लेते हैं ऐसे, CF। तो CF हमारे पास आ गया 18। अब इस वैल्यू के जो सामने वैल्यू होती है उसको हम क्या ले लेते हैं, F। तो F हमारे पास क्या आ गया, 14। अब F के सामने जो भी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 100 to 150, इसमें जो लोवेस्ट टर्म होती है उसको ले लेते हैं हम L, आ गया 100। और I किसको लेंगे, I देखेंगे कि इनके बीच में कितना इंटरवल है, हर वैल्यू के बीच में 50 का गैप है।
तो हमारे पास ये कंप्लीट वैल्यू आ गई है। आई हमारे पास 15 आया है, n/4 हमारे पास 27 आया है, CF 18 आया है, L 100 आया है और आपका F 14 आया है। अब इस वैल्यू को अपने फॉर्मूले के अंदर हम पुटअप कर देंगे और उसके बाद हमारा जो Q1 है वो आ जाएगा। तो ये हमने पुटअप कर दी इस वैल्यू को। 100 प्लस में 27 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 50। आप इसको कैलकुलेट करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा 132.14। ये किसकी वैल्यू है आपकी, Q1 की वैल्यू है आपकी। इसी तरह जब हम बात करेंगे Q3 की, तो Q3 को किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। Q3 के अंदर हम बात करते हैं n/4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3n से। तो हमारे पास n/4 कितना आया था, 27 आया था। जब 27 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, वो आपका 81 आ जाएगा। तो अब हमारे CF, F, L1 ये तीनों वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू हमारे n/4 मल्टीप्लाई 3 के अकॉर्डिंग। तो 81 देखते हैं सबसे पहले किस वैल्यू में आ रखा था आपका, 81 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला आपका जो 81 था वो आपका 93 में आया था। तो मतलब यहाँ पर आपका CF क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा आपका 80, आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी 13 और आपका जो L था वो हो जाएगा 300। तो हमने उन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पुटअप कर दिया है Q3 के अंदर। L हमारे पास क्या था, आपने देखा 300, आपका CF था 18, आपका जो F हो गया था वो 13 हो गया था। इनको कंप्लीट आपने ऐड किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई, इनके जो भी ऑपरेशन थे आपने उसको कंप्लीट किया। उसके बाद आपके पास 303.85 आ गया था। तो हमने इसके अंदर अब हमारे पास क्या आ गया, Q3 भी आ गया हमारे पास, Q1 भी आ गया। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को अपने क्वेश्चंस के अंदर पुटअप कर कर इसके सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन की, फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। तो Q3 हमारे पास क्या निकला 303.85 और हमारे Q1 क्या आया था, Q1 आया था हमारे पास 132.14। तो इन दोनों को हमने एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये तो आ गया आपका 85.85 हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके कॉफिशिएंट को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो कॉफिशिएंट मैंने क्या बताया था आपको, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया है और उसके बाद हमारा जो सॉल्यूशन आया है वो आया है 0.39। तो ये आपका होता है क्वार्टाइल डेविएशन। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए खुद का आपके रिवीजन वर्क ले दिया गया है आपकी बुक में, तो हम इसको भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसको यहाँ किस तरह कैलकुलेट किया गया है, किस तरह इन वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेस देन 40, 40 to 45। तो इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख लेंगे अपने टेबल के अंदर। हमारी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी थी हमें, 3, 12, 8, 15, 10, 5, 5, 2। और सबसे पहला वर्क हमारे पास क्या हुआ करता है, इनके CF को कैलकुलेट करने का, इसकी CF को यहाँ पर लिखने का। तो सबसे पहले हम CF कैसे लिखेंगे, 3 आएगा, 12 प्लस 3 आपका 15 आएगा। इसके बाद हम 8 ऐड करेंगे तो ये हमारा 23 आएगा। फिर आपका 38 आएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे तो 48 आ जाएगा आपका। 48 के बाद आपका 53, 53 के बाद आपका 58, फिर आपका ये 60। ये आपका CF आ जाएगा। जिसके अंदर हमें क्या क्या नीड है, Q1 की और Q3 की। तो Q1 मैंने आपको क्या बताया था, L1 प्लस में n/4 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में I। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो हमारे पास n/4 कितना आएगा, हमारे पास n कितना है 60 है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 4 तो हमारे पास आया 15। अब 15 सबसे पहले कहाँ पर आया है, यहाँ पर आया आपका 15। तो ऊपर का 3 इक्वल टू CF हो जाएगा, 12 इक्वल टू F हो जाएगा और हमारा जो 40 है ये हमारा L हो जाएगा। ये तो कैलकुलेशन आ गई हमारे पास Q1 के हिसाब से। तो Q1 में क्या क्या है, हम फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस में n/4 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में I। तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं। L हमने कितना कैलकुलेट किया है यहाँ पर 40 प्लस में n/4 कितना है हमारे पास 15, हमारा CF कितना आया है 3
फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी 12 है और मल्टीप्लाई में कितने का गैप है इन सभी के बीच में, 5 का। तो जब आप इन सभी को कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आएगा, टोटल सम, टोटल आपकी कैलकुलेशन आएगी 45। ये तो आ गया आपका Q1। और जब हम यहीं पर हम कैलकुलेट करेंगे अब Q3 को, अब Q3 के अंदर क्या होता है, हमारा जो n/4 होता है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ, तो 15 3 जा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा 44। और 45 सबसे पहले किस में आ रखा है, इसके अंदर आपका 45 आया है। तो यहाँ पर अब हमारा जो 38 है ये CF बन जाएगा, 48 के सामने वाली वैल्यू ये हमारी F बन जाएगी और ये लोवेस्ट वैल्यू हमारी L बन जाएगी। तो यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे अपनी, 55 प्लस में 45 माइनस 38 अपोन में हमारा जो F हमने निकाला था, F था हमारा 10 और I हमारा 5 था। इसको हम कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल, इसका हमारा सॉल्यूशन आएगा 58.5। तो हमारे पास अब Q3 भी आ गया और Q1 भी आ गया। अब इन दोनों को हमने फॉर्मूले में पुट कर हम सीधी डायरेक्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, या एग्जैक्टली अब हम देखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन क्या था आपका, Q3 माइनस Q1 अपोन में 2, यही आपका फॉर्मूला था। तो Q था हमारे पास, Q3 था 58.5 माइनस में 45 डिवाइडेड बाय 2। तो इसके बाद आपका क्या आएगा सॉल्यूशन, यहाँ पर आपका आएगा 6.75। ये तो आपका आ गया क्वार्टाइल डेविएशन। जब हम कोफिशिएंट की बात करते हैं तो कोफिशिएंट मैंने आपको क्या बताया था, कोफिशिएंट बताया था कि Q3 माइनस Q1 मतलब Q3 माइनस Q1 प्लस में Q3 प्लस Q1, इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करेंगे। वैल्यूज़ क्या थी हमारे पास, 58.5 माइनस 45 और डिवाइडेड बाय 58.5 प्लस में 45। तो यहाँ पर हमारा अब क्या आ जाएगा, इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद 13.5 डिवाइडेड बाय 103.5। इसको आप जब डिवाइड करोगे आपस में तो आपका आंसर आएगा 0.13। तो ये आएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जो कि आपके बुक में क्वेश्चन दे रखा है। इसको आपने बुक में भी देख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि मीन डेविएशन को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो मीन डेविएशन का हमारे पास कई फॉर्मूलेज हैं। मीन डेविएशन को मीडियम के मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको मीन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास अनग्रुप डाटा है, कैसा डाटा है, अनग्रुप डाटा है, तो वहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे अनग्रुप डाटा के अंदर। और अगर हमारे पास ग्रुप डाटा है तो वहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए। और हमारा जो कोफिशिएंट होता है मीन डेविएशन का, कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय द एवरेज ऑफ मीन और मीडियन। तो इससे आप उसके कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं हमने क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्यूशन किया गया यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे सामने क्या दे रखे हैं, ईयर्स दे रखे हैं हमारी सेल्स के 1995, 1996, ये आपके सारे ईयर्स दे रखे हैं। और उसके बाद हमें कह रखा है कि इन फॉर्मूला से, इन वैल्यूज से हमें किसको कैलकुलेट करना है, उनकी मीन डेविएशंस को कैलकुलेट करना है। तो हम देखते हैं किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन थी, हमारे पास ईयर्स, ये हमारे पास गिवन थे। सेल्स इन एक्स, ये हमारे पास गिवन थी। इसी तरह हमारे पास जो कंपनी बी की बात करें तो कंपनी बी के अंदर भी इनकी जो सेल्स थी ये हमारे पास क्या थी, गिवन थी। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर मीन, इसके अंदर हम मीन का यूज़ कर मीन डेविएशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। तो हमने क्या करा, इन सभी का टोटल कर लिया। इनका टोटल हमारे पास क्या है
3829 और नंबर ऑफ डाटा करा हमने, कितने नंबर्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, इनको हमने 7 से डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या मीन आया, 547। अब क्या करेंगे, x माइनस मीन, मतलब मीन के अंदर से अपनी जो x की वैल्यूज़ हैं उनको माइनस करते जाएंगे। और इसका मतलब क्या है, ये होता है आपका बार का मतलब ये आपकी इसके अंदर माइनस प्लस कुछ भी हो, बाहर वो वैल्यू हरदम माइनस में नहीं आएगी। एग्जाम्पल पे आप ले सकते हैं, जैसे -4 था, लेकिन अगर इसको मैं भी बार लगा दूँ तो अगर इसको मैं फाइनल कैलकुलेशन करूँगा तो ये 4 आ जाएगा, क्योंकि बार के बाद हमारी जो माइनस होता है वो माइनस का चेंज हट जाता है, वो अपने आप में प्लस बन जाता है। तो यहाँ पर हम इसको माइनस करके कैलकुलेशंस को करेंगे तो 484 माइनस 547 कितना आएगा आपका, 63। 572 माइनस 547 क्या आएगा आपका, 25। मतलब आपके माइनस के साइन को आपको यहाँ पर इग्नोर कर देना है। इसी तरह आपका यह आएगा -547 इक्वल टू 423। इसी तरह आप इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे और इसी तरह सेम ऐसा आप बी के साथ भी करेंगे। बी की पहले आप ओवरऑल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। वैल्यूज़ हैं आपकी 34,258, उनको डिवाइड कर देंगे 7 से, फिर आपका जो मीन क्या आपका आ जाएगा यहाँ पर 4,894। सेम ऑपरेशन जो हमने एक्स के साथ किया था, कह सकते हैं ए के साथ किया था, वही आप बी के साथ करोगे। इनकी एक्स के अंदर से हम मीन को माइनस करते रहेंगे 1 बाई 1। अब हमारे पास दो तरह की डाटा यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे जो हमने बनाए हैं। एक ये डाटा जो हमने खुद कैलकुलेट किया है और ये डाटा जो हमने खुद कैलकुलेट किया है। अब इन डाटा की हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स माइनस मीन अपॉन में एन। तो अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखें तो आपका कितना आया है, मीन का जो सिग्मा एक्स का फॉर्मूला था 1294, ये हमारी ए का आया था, और 8846 ये आपका बी का आया था। तो हम देखेंगे कि उसको उसके एन से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो 1294 डिवाइडेड बाई 7 आपका आंसर आ गया 184.9। हो सकता है इनके अंदर कोई पॉइंट्स में मिस्टेक हो, क्योंकि मैंने कैलकुलेशंस को इतना चेक नहीं किया है। मेरा यहाँ पर जो मोटिव है कि आपको उन चीज़ों को बताना है कहाँ से इन वैल्यूएशंस को लाया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। सेम इसी तरह आपने बी के साथ भी कैलकुलेट किया। बी की जो हमने वैल्यू निकाल रखी थी उसको उसके नंबर से डिवाइड कर हमने उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम देखेंगे कि इनके कोफिशिएंट को किस तरह कैलकुलेट करते हैं मीन डेविएशन के अंदर। हमारे पास फॉर्मूला क्या था कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने का, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमारा मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, मीन डेविएशन ऑफ ए 184.9 और मीन डेविएशन ऑफ बी 1208 रुपीज़। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप कर दी। इसके बाद हमें चाहिए था मीन इन दोनों का, ए का मीन और बी का मीन। तो अगर हम बी की मीन की बात करें, ए के मीन की बात करें, तो हमने कैलकुलेट करा था इनको। ए का मीन हमारे पास आया था 547 और बी का था 894। उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। हमने उन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुटअप कर दिया है। उसके बाद हमने जो इनको क्रॉस कह सकते हैं, इनको आपस में डिवाइड किया एक दूसरे के साथ, तो इनका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा। मतलब 184.9 ये क्या था हमारा मीन डेविएशन, और 547 ये क्या था हमारा मीन था। इनको जब हमने डिवाइड करा तो हमारे पास आ गया 0.34, यही आपका कोएफिशिएंट। तो ये था आपका मीन डेविएशन का कॉन्सेप्ट। अब इसी के अंदर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक के अंदर फॉर प्रैक्टिस, और इसमें इन्होंने कहा है कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किसका यूज़ किया था, हमने मीन का यूज़ किया था मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है आपको मीन डेविएशन को कैलकुलेट करना है किसकी हेल्प से, मीडियन की हेल्प से। क्योंकि जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, हमारे पास कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर हम मीन का यूज़ ना कर वहाँ पर मीडियन के मेथड का यूज़ करते हैं मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो वो देखते हैं कि उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी कह सकते हैं जो भी अर्निंग दे रखी है, इनके मिड पॉइंट्स को यहाँ पर हम लेके आते हैं। तो सबसे पहले इस वैल्यू के यहाँ पर पुट करेंगे 0, 1000, 2000,
3000, 4000, 5 and 6। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हम वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, हमारे पास जितनी उनकी दी रहती है वैल्यूज़। उसके बाद इन सभी के हमें क्या निकालने होते हैं, मिड पॉइंट्स। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या होता है, हमारे पास एक्स गिवन होता है, एफ गिवन होता है। तो जो हमारे पास गिवन है पहले हम उसी को यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। 532, 704, 210, 110, 32, 8 एंड 4। तो ये तो आपके पास गिवन थी दोनों चीज़ें, ये भी गिवन थी आपके पास और ये भी आपके पास गिवन थी। तो अब हमें चार चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है इसके अंदर, मिड पॉइंट, सी एफ, एक्स माइनस मीडियन और एफ एक्स माइनस मीडियन बार के अंदर। तो सबसे पहले मिड पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। तो 0 से 1000 के बीच का मिड पॉइंट क्या है आपका, 500। इनके बीच का मिड पॉइंट क्या है, 1500। इनका मिड पॉइंट 2500, 3500, 4500, 5500 और ये आपका 6500। सबसे पहली चीज़ हमने क्या कैलकुलेट कर ली, मिड पॉइंट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सी एफ को कैलकुलेट करते हैं। तो सी एफ मैंने आपको बता रखा किस तरह कैलकुलेट करता है, तो आपको पता ही होगा। 532 हमने सामने फ्रीक्वेंसी लगी। अब 532 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर 704 ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 1236। अब 1236 के अंदर हम किसको ऐड करेंगे, 210 को। तो वह आएगा 1446। इसी तरह इनको ऐड करते जाओगे, आपकी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। 1556, 1588, सॉरी 1588, देन 1596 और आपका 1600। तो ये आपकी सी एफ टेबल कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब हमने दूसरी चीज़ कैलकुलेट कर ली अपनी सी एफ। तो हमारे पास दो चीज़ क्या बची हैं, एक तो हमारे पास बचा है एक्स माइनस मीडियन बार के अंदर और दूसरी आपकी एफ बार में एक्स माइनस मीडियन। तो ये दो चीज़ें हमारे पास बची हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमें इसके अंदर चाहिए मीडियन, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज़ को निकालने के लिए हमें मीडियन की रिक्वायरमेंट है। मीडियन हमारे पास नहीं है, तो मीडियन को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, वो होता है एल प्लस में एन अपोन में 2 माइनस सी एफ अपोन में एफ मल्टीप्लाई में आई। अब एल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन अपोन में 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एन अपोन 2 से हमारी स्टार्टिंग होती है। तो एन हमारे पास कितना आया है, 1600। तो 1600 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा आपका, 800। तो 800 सबसे पहले किस वैल्यू में आया है, इस वैल्यू के अंदर आपका 800 आया है। तो हमारा n अपोन में 2 आ गया 800। इसके बाद हम आपकी अदर्स ग्रुप को देखेंगे। इसके बाद आपका सी एफ। मैंने क्या बताया था आपको, जिस वैल्यू के अंदर वैल्यू आती है उसके ऊपर वाली हमारी वैल्यू हमारी सी एफ कहलाती है। तो हमारा सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू 532। सामने वाली वैल्यू आपकी f बन जाती है, तो f बन जाएगा आपका यहाँ पर 704। हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास n अपोन में 2 आ गया है, f आ गया है, सी एफ आ गया है, और अब आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, l की और i की। तो अगर आप i बात करें, इन सभी के बीच में गैप कितना है, तो इन सभी के बीच में कितना गैप है, 1000 का गैप है। तो i इक्वल टू 1000 और इसके सामने की जो वैल्यू है वो भी आपकी l जो है वो भी आपका 1000 ही है। तो आपका जो l है वो भी 1000 आ गया। तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हम इन सभी वैल्यूज़ को वन बाय वन कर इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, जिसके थ्रू के मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करते हैं इन वैल्यूज़ को। सबसे पहले l लिखा हमने 1000 प्लस में n अपॉन 2 कितना था 800 माइनस में f हमने कितना निकाला था 532 माइनस में फ्रीक्वेंसी कितनी हमने कैलकुलेट करी थी 704 और हमारा i कितना था, ये भी हमारा 1000 था।
यस, हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी। अब इसको जब हमने कंप्लीट कैलकुलेट किया, इसकी कैलकुलेशन करी पूरी, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इससे आप देख सकते हैं। आप इसको माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, तो आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन के बाद 1381 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। तो मतलब ये वैल्यू आपकी अप्रोक्स में आपके पास आ जाएगी। तो आपके पास मीन क्या आ गया, मीडियन क्या आ गया, 1381 आपका मीडियन आ गया। तो आपके पास जो आपका मीडियन आ चुका है 1381। कितना मीडियन आपका, 1381, ये आपका है मीडियन। अब आपके पास मीडियन आ चुका है तो x की वैल्यूज़ के अंदर से उसको माइनस करते जाएंगे। तो x हमारे पास क्या था, 500। तो 500 माइनस 1381, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 881। इसी तरह हमारे पास दूसरी वैल्यू आएगी 119। इसके बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 1119। इसके बाद आपकी 2119। इसके बाद आपकी 3119, फिर आपकी 4119 और फिर आपकी 5119। तो ये वैल्यू कहाँ से आई, मैंने आपको बताया कि आपकी जो ये x की वैल्यू है, इन वैल्यू को हमने माइनस कर दिया है मीडियन से। मतलब मीडियन माइनस x और ये बार, यहाँ से इन वैल्यूज़ को लिया गया है। इनके बाद अब जो भी हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं, इनको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अब f से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 532, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इन वैल्यूज़ से 881 से। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 468692। तो इसी तरह आपको इस पूरे टेबल को कंप्लीट करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई किसको करना है, अपने f को x माइनस मीडियन के बार से मल्टीप्लाई करना है। तो इनका जो आपके पास जो टोटल आएगा, वो टोटल आएगा आपका 1173784। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या निकालना था, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का मैंने आपको क्या बताया था, मीन डेविएशन का इसके अंदर फॉर्मूला था आपका कि सिग्मा एफ एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय नंबर। तो हमारे पास ये वैल्यू तो आ गई हमारे पास, ये वाली। अब हमें सिर्फ n की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने एग्जैक्ट इसी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे अपने टोटल n से। n हमारे पास कितना था, 1600। तो 1173784 को डिवाइड कर देंगे हम अपने 1600 से, और हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारा कहलाएगा मीन डेविएशन 733.61। ये आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है कि किस तरह हम मीन डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं मीडियम के मेथड से। इसके बाद हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो इसमें दो तरह के फॉर्मूलेस होते हैं, एक आपके ग्रुप डाटा के लिए और एक आपका अनग्रुप डाटा के लिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हम कुछ फॉर्मूलेस, कुछ सिंबल्स को देखने को मिलेंगे। उन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं, लाइक ये और ये आपका। तो अगर हम इसकी बात करें या इसकी बात करें, तो इसको तुम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, या इसको हम सिग्मा भी कह सकते हैं साइन को, और इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। तो अगर आपके पास अनग्रुप डाटा है और उसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है अनग्रुप डाटा का, तो वहाँ पर तो ये फॉर्मूला है आपका, सिंपल में ये है। और अगर आपके पास कह सकते हैं ग्रुप डाटा दे रखा है, तो वहाँ पर आप इन फॉर्मूलाज का यूज़ करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो लाइक जैसे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है आपकी, कि हमें क्या क्या दे रखा है, हमें x दे रखा है और हमें f दे रखा है। तो x क्या था हमारा 6 to 10, 10 to 14, 14 to 18, 18 to, मतलब हमारे पास x दे रखा था, ये हमारा x था, ये हमारा f था, जो कि दोनों हमारे गिवन थे। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, इसके अंदर मिड वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे x की। तो 6 to 8 की मिड वैल्यू क्या है आपकी, 10 की 8, 12,
16, मतलब हमने सारी इनकी मिड वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हमारा टारगेट क्या होता है कि हम एक एज्यूम मीन को कैलकुलेट करते हैं। मतलब इसमें हम देखते हैं dx कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको इस कैलकुलेशन को नहीं देखना है कि x माइनस एक्स का मीन अपॉन में c, इस कैलकुलेशन को आपको नहीं देखना है। इसको आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं कि आपके सामने जितनी भी कैलकुलेशन है, मतलब कितनी वैल्यू हैं, 1 2 3 4 5 6, आपके सामने 6 वैल्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली इन 6 वैल्यूज़ को सामने देखोगे। इसका हाफ क्या होता है, आपका 3 हाफ होता है। तो आप यहाँ पर भी 0 रख सकते थे और यहाँ पर भी 0 रख सकते हैं। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा मीन क्या होएगा। तो बीच के ऊपर नीचे एक आध डिजिट आप रख सकते हैं। किसी को भी आप बीच में 0 पुट कर लीजिए। जब आप उसके ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस बढ़ाते जाइए, और जब नीचे की तरफ आइए आप तो वहाँ पर प्लस बढ़ाते जाइए। ये आपका तरीका है dx को कैलकुलेट करने का, मतलब इन शॉर्ट मेथड। क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले का यूज़ करने लग जाओगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आप देखिए आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी मिड टर्म क्या है। मिड टर्म के सामने आप 0 का पुट कर दीजिए, उसके ऊपर की तरफ माइनस और नीचे की तरफ प्लस की वैल्यू। इसके बाद आपका एफ डी एक्स क्या होता है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी थी और हमारा जो डी एक्स निकला था उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबने क्या करा, 9 मल्टीप्लाई बाई -2, तो हमारे पास क्या आ गया, -18। 11 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास आ गया -11। 20 को 0 से करा, इस तरह हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद दूसरा हमें कैलकुलेट करना होता है एफ डी एक्स का स्क्वायर। तो मतलब एफ को डी एक्स के स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डी एक्स हमारे पास ये वैल्यू थी, जब इसको आपस में हम इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 4 प्लस का 1 हो जाएगा, 1 0 0 रह जाएगा, 1 का 1, 2 का ये 4 हो जाएगा और 3 का ये 6 हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू 6 आ जाएगी डी एक्स स्क्वायर की। तो हमारे पास क्या मल्टीप्लाई करना था, एफ को डी एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर आपका लिख देता हूँ, डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक बार आपके लिए। तो डी एक्स ये था, तो -2 जब इसका स्क्वायर करेंगे हम, ये 4 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, ये 1, ये 4, ये आपका 3 3 9। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी डी एक्स स्क्वायर की। अब इस वैल्यू को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी से, एफ से। तो एफ हमारे पास क्या था, 9 था। 9 4 सा 36, 11 1 सा 11, सॉरी यहाँ पर आपका 22 नहीं, यहाँ पर 11 आएगा। ये आपकी टाइपिंग एरर है बुक के अंदर। इसके बाद आपका 20 को हमने जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 ही आएगा। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। 9 को 4 से करेंगे 36 आएगा, और 5 को 9 से करेंगे 45 आएगा। यहाँ पर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है, या आपका 144 आएगा यहाँ पर आपका। इसी तरह आपको एफ डी एक्स का भी टोटल कर लेना है। तो एफ डी एक्स का आपका जो टोटल था वो आपका 20 आ जाएगा। तो वेरिएंस के फॉर्मूले के अंदर हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे 1 बाय 1, जो भी हमने कैलकुलेट करी हैं, जो भी हमने वैल्यूज़ को निकाला अभी तक। तुम्हारा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला था आपका। इसके अंदर हमने किस किस वैल्यू को अभी तक कैलकुलेट कर लिया है। तो हमने इस वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, ये हमारा 144 नंबर हमारे पास कितने थे। यहाँ पर नंबर मैंने आपको कैलकुलेट करे थे अभी तक, आप देख सकते हैं कितने नंबर हमारे पास, 70 हमारे पास। इसी तरह जब हम इसकी बात करेंगे कि ई एफ डी एक्स अपॉन मैन, मतलब एफ डी एक्स वाली वैल्यू कितनी थी हमारे पास, तो वो कितनी थी हमारे पास, वो हमारे पास 20 थी। एन कितना हमारे पास 70 था। इनका स्क्वायर कर दिया जाएगा और मल्टीप्लाई में सी। तो इस फॉर्मूले के अंदर इन सभी वैल्यूज़ को आप आपस में कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन के बाद आपकी जो वैल्यू दे रखी है, क्योंकि आपकी बुक के अंदर ये एक एरर दे रखा है तो आप इसको करेक्ट कर लेना, 144 आएगा। और इस कंप्लीट कैलकुलेशन को करने के बाद आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा। हम बात करते हैं कि हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई में 100। तो क्वेश्चन कुछ आपके सामने दे रखा है कि हमें क्या रखा है, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 और स्टेट 4। हमारे पास 4 तरह के स्टेट्स हमें दे रखे हैं, और इन सभी स्टेट्स के हमें क्या दे रखे हैं, मीन प्रोडक्शन ऑफ पैडी।
मीन प्रोडक्शन दे रखे हैं, मतलब ये क्या दे रखे हैं हमें, एक्स की वैल्यू दे रखी है इनकी, और स्टैंडर्ड डेविएशन इन लैग टर्म्स, इन सभी के स्टैंडर्ड डेविएशंस दे रखे हैं। तो हमें क्या कह रखा है इन्होंने, क्या कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है इनका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ऊपर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स अपॉन में मल्टीप्लाई में 100। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ए का कितना है, ए का स्टैंडर्ड आपके सामने जो पहला स्टेट है वो है 9.93, तो 9.93 मल्टीप्लाई में एक्स कितना है 83, और मल्टीप्लाई में 100 जो आपकी वैल्यू है। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे एक दूसरे के साथ, तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी 11.96। तो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है ये हरदम परसेंटेज के अंदर ही कैलकुलेट किया जाता है। ये आपकी ए की वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर आप बी को भी करना चाहें तो बी को भी कर सकते हैं। तो बी की हमारे पास क्या था 5.24 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 40 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसकी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे बी स्टेट्स की 13.10। ये हमारा आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टेट बी का। तो इस तरह आप इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं इस चैप्टर के। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गए होंगे। अगर आप कोई इशू है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अब आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।